मैं हूं बालाजी पांडे और तारीख था वह 6 अगस्त 1945 का और उसी साल के 9 अगस्त का जब जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे सुबह के टाइम पे लोग अपने अपने काम पे जा रहे थे, बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे थे और दुकानें खुल रही थी। उसी वक्त कुछ लोगों ने आसमान में एक एयरक्राफ्ट को देखा। तो जो लोग उस एयरक्राफ्ट को देखे वो सोचे होंगे कि वर्ल्ड वॉर का टाइम है, जापान का ही कोई एयरक्राफ्ट होगा। और दोस्तों यह संजोग की बात है कि जापान की रडार सिस्टम ने भी 1 घंटे पहले ही रेड वार्निंग जारी किया था कि जापान के दक्षिणी भाग में कोई अमेरिका का एयरक्राफ्ट एंटर किया है, लेकिन वो लोग इन सभी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। शायद उन लोगों को यह पता नहीं रहता है कि यही जो एयरक्राफ्ट है वो एक ऐसा बम गिराएगा जो जापान के हिरोशिमा में रहने वाले लोगों का शरीर विद इन अ सेकेंड भाप में बदल देगा। पूरा शहर राख में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका जापान पे न्यूक्लियर बम गिराने वाला है। और दोस्तों वहां के लोग इतना सब कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हिरोशिमा पे अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 के सुबह 8:15 पर परमाणु बम गिरा दिया गया। परमाणु बम के गिरा देने के कुछ ही मिनट के बाद वहां 1 लाख लोग की इंस्टेंट मृत्यु हो जाती है। हिरोशिमा शहर पूरा राख में बदल जाता है, लेकिन फिर भी जापान आत्मसमर्पण नहीं करता है। तो उसके ठीक 3 दिन के बाद 6 अगस्त के जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया, उसके ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी परमाणु बम गिरा दिया गया। तो जापान में इन दोनों न्यूक्लियर अटैक से तकरीबन 2 लाख लोग अपना जान गंवा बैठे। और यहां तक कि वहां जिस भी शहर में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा वो राख में बदल गया। और यहां तक कि जापान की राजधानी टोक्यो भी युद्ध के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तो दोस्तों उस समय कौन सोच सकता था कि जापान इस न्यूक्लियर अटैक के कारण उभर भी पाएगा या फिर नहीं, और या फिर जब जापान को फिर से डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन जापान ने सभी को हैरान करते हुए महज कुछ दशकों में डेवलप कंट्री की श्रेणी में आ गया। और इसको पावरफुल कंट्री बनने में हेल्प किया अमेरिका ने ही। जिस अमेरिका ने इस पर न्यूक्लियर अटैक किया वहीं इसको डेवलप करने में हेल्प भी किया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान वर्ल्ड वॉर में क्यों गया, न्यूक्लियर अटैक हो जाने के बाद भी यह कैसे डेवलप किया, और जिस अमेरिका ने इस पर परमाणु बम गिराया वहीं क्यों इसको डेवलप किया। 1945, a United States Army Air Force B-29 dropped a 10,000-pound plutonium bomb nicknamed Fat Man over the city of Nagasaki, Japan. July 16th, 1945. Of that first successful detonation of a nuclear weapon in New Mexico, Robert Oppenheimer. तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जापान वर्ल्ड वॉर में क्यों गया। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 जो हो रहा था वो 2 पावर के बीच हो रहा था, यानी कि 2 गुट के बीच हो रहा था। पहला गुट था एक्सिस पावर का। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान था। वहीं एलाइड पावर में रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका था। शुरुआत में तो अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में ज्वाइन नहीं करना चाहता था। वर्ल्ड वॉर 1 की हानि क्षति को देख के वो किसी भी वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ज्वाइन नहीं करना चाहता था। तो जैसे ब्रिटेन छोटे छोटे देश पे अपना सैनिक भेजकर उस देश को कैप्चर करके वहां उपनिवेश बना लेता था, उसी प्रकार से जापान भी छोटे छोटे देश जो उतने ताकतवर नहीं है लेकिन वहां संसाधन बहुत है, वो ऐसे ऐसे देश पे जाके अपने सैनिक भेज वहां कब्जा करके और जितने भी संसाधन थे वो जापान ले आता था, जिससे जापान समृद्ध हो सके। तो ब्रिटिश की तरह ही जापान भी अपना उपनिवेश बढ़ा रहा था। तो जापान के अंदर जो टेरिटरी था, या फिर हम कह सकते हैं कि जापान ने जिसे उपनिवेश बनाया था उसमें था मंचूरिया था, चाइना का कुछ पार्ट था, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, सियाम, या फिर जितने भी मैंने क्षेत्र के नाम बताए हैं वो सब जापान के उपनिवेश थे। तो जापान वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, लेकिन वहीं अमेरिका ने इसे रोकना चाहा। इसलिए अमेरिका ने जापान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। तो उस इकोनॉमिक सैंक्शन में अमेरिका ने जापान को तेल देना बंद कर दिया। तो जापान को अब तेल की जरूरत थी, अमेरिका दे नहीं रहा था, तो वो तेल वाले क्षेत्र को ढूंढने चला। तो उसमें इंडोनेशिया और मलेशिया जापान को अच्छा लगा और इंडोनेशिया और मलेशिया पर अपना सैनिक भेज के उसे उपनिवेश बनाना चाहा। लेकिन वो इंडोनेशिया और मलेशिया ब्रिटिश डच के कंट्रोल में था। तो इसलिए जापान ने सोचा कि मैं सबसे पहले जो इस इंडोनेशिया और मलेशिया को ऑक्युपाई करना चाहूंगा तो इससे मुझे ब्रिटेन से लड़ाई करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो जब मैं ब्रिटेन से युद्ध करूंगा तो अमेरिका बीच में चला आएगा और अमेरिका जापान से भी युद्ध छेड़ देगा। इसलिए जापान कुछ समझा नहीं, कुछ
सोचा नहीं और अमेरिका के जाके अमेरिका जो हमला करे उससे पहले ही अमेरिका के पर्ल हार्बर पे जाके जापान ने अटैक कर दिया। इस 2 घंटे के पर्ल हार्बर के बॉम्बिंग में अमेरिका को बड़ा ही नुकसान हुआ। अमेरिका के 11 शिप डिस्ट्रॉय कर दिए गए, 188 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए और लगभग 2500 लोग मारे गए। इस अटैक को देखते हुए अमेरिका ने जापान से युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये तो सबसे बेवकूफ वाली बात हो गई कि मुझे ए से युद्ध करना है और ए से जब मैं युद्ध करूंगा तो बी ए को बचाने के लिए मेरे से युद्ध करने लग जाएगा, इसलिए मैं बी पे ही पहले अटैक कर देता हूं। ऐसा ही जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर सबसे बड़े बंदरगाह पे जाके अटैक कर दिया। इसलिए अमेरिका ने जापान से युद्ध का ऐलान कर दिया और इसको देखते हुए जर्मनी ने अमेरिका से युद्ध की घोषणा कर दी। और हिटलर के मृत्यु के बाद भी जापान जब हार नहीं माना, जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो अमेरिका ने जापान के विरुद्ध एक फुल स्केल इन्वेजन शुरू किया जिसे ही ऑपरेशन डाउनफॉल कहा जाता है, बैटल ऑफ ओकिनावा। और जापान के एक द्वीप पर फुल स्केल इन्वेजन किया अमेरिका ने, जिससे जापान आत्मसमर्पण कर दे। यह ऑपरेशन 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 तक चला, जिसमें अमेरिका के लगभग 12,000 सैनिक मारे गए। वैसे इस ऑपरेशन में अमेरिका की जीत होती है, लेकिन अमेरिका सोचता है कि अगर ऐसे में इस पे ऑपरेशन चला के इसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दूंगा तो इससे अमेरिका का बहुत सा लॉस होगा। इसलिए अमेरिका ने परमाणु बम को चुना। इस पे भी बहुत सारा कहानी है, लेकिन उसको किसी अगले वीडियो में कवर करेंगे कि अमेरिका ने कैसे इस पे जापान पे परमाणु बम गिराने की तैयारी करी। तो अब प्रश्न उठता है कि जापान पे 2 परमाणु बम गिरा देने के बाद भी जापान कैसे डेवलप किया। तो जब जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिरा दिया गया तो जापान ने सरेंडर कर दिया और इस परमाणु बम के प्रभाव को देखते हुए दुनिया के लोगों ने शपथ लिया कि अब से परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र ऐसी संस्था भी बनी ताकि विश्व में भविष्य में कोई भी परमाणु हमला ना हो। आखिर जापान डेवलप कैसे किया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद दुनिया में सुपर पावर की रेस में अमेरिका और रसिया के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। तो विश्व में गुट बनने लगे कि कौन सा देश रसिया के साथ जाएगा और कौन सा देश अमेरिका के साथ जाएगा। तो इस कारण अमेरिका को प्रशांत महासागर में एक स्ट्रॉन्ग अलाइड की जरूरत थी, इसलिए अमेरिका ने चाइना को चुना और चाइना को हेल्प भी किया। लेकिन 1949 में चाइना में जब कम्युनिस्ट की सरकार बन गई तो रसिया और चाइना एक हो गया और अमेरिका को प्रशांत महासागर में एक स्ट्रॉन्ग अलाइड की जरूरत थी, इसलिए अमेरिका ने जापान को चुना और जापान को इकोनॉमिकली रिकवर करने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। और जापान में बने प्रोडक्ट को अमेरिका में कुछ हद तक टैक्स फ्री भी किया। और अमेरिका के सपोर्ट से जापान में 1937 में जो जितना जापान में प्रोडक्शन लेवल था उतना 1953 में हो गया अमेरिका की सपोर्ट से। अमेरिका ने जापान में लैंड रिफॉर्म प्लान लाया, जिससे वहां के फार्मर्स को जापान के फार्मर्स को काफी हेल्प मिला और वो बहुत हद तक समृद्ध भी हुए। अमेरिका ने जापान पे लगभग $2 बिलियन खर्च किए जापान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए और अपने प्रशांत महासागर में एक अच्छे एलाइड के लिए, मजबूत एलाइड करने के लिए, प्रशांत महासागर में अमेरिका अपना दबदबा बनाने के लिए, जापान को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए अमेरिका ने जापान पर $2 बिलियन खर्च किया। और यहां तक कि जापान के डेवलपमेंट में 1950 से 1953 के बीच जो कोरियन वॉर छिड़ी हुई थी ये भी काफी हेल्प किया, क्योंकि यूएन का जो फोर्स था वो बेस जापान में ही बनाया था। तो जो भी जितने भी फोर्स जाते थे उनको जापान सामान प्रोवाइड कराता था। और जापान में जो यूएन का फोर्स बेस था उसको वो डिफरेंट चीज जापान बना के सेल करता था। और ये भी अमेरिका के ही कृपा से हुआ कि यूएन का जो फोर्स बेस था वो जापान में ही बैठा दिया गया, जिस फोर्स को अमेरिका जापान डिफरेंट चीज सेल करके मुनाफा कमा सके और इकोनॉमिकली डेवलप हो सके। तो यह 1950 से 1953 के बीच जो कोरियन वॉर हुई थी इसने भी जापान के इकोनॉमिकली रिकवर करने में काफी हेल्प किया। और जापान का सुरक्षा का जिम्मेदारी अमेरिका ने ले लिया, जिससे जापान को अपने सिक्योरिटी पे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा और उस पैसे का उपयोग जापान अपने डेवलपमेंट में, फैक्ट्री बैठाने में, अच्छे रोड में ट्रांसपोर्टेशन बैठाने में जापान ने खर्च किया। और जापान के प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी और रिलायबिलिटी के कारण जापान वर्ल्ड मार्केट में एक अपना अलग पहचान बैठाया। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी टिप्पणी पे मैं बालाजी पांडे विदा लेता हूं।